हेलो बच्चों, आज हम लोग एवोल्यूशन चैप्टर के पार्ट 3 हम लोग आ चुके हैं, है ना। जिसमें आज हम लोग थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, लेमार्किज्म, डार्विनिज्म, म्यूटेशन थ्योरी, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो बेटा। लेमार्किज्म का थ्योरी कैसा था? लेमार्किज्म में उन्होंने थ्योरी यूज और डिसयूज के बारे में दिया था। ओके, चलो तो फिर देखते हैं बेटा, है ना। थ्योरी ऑफ यूज पहला लेमार्किज्म का है, ठीक है। पहला लेमार्किज्म का है यूज एंड यूज और डिसयूज। इसका मतलब क्या है? यूज करना, थोड़ा सा यूज करना, फिर इसको डिसयूज करना। मतलब क्या है अभी मैं बताती हूँ। इसका दूसरा नाम है थ्योरी ऑफ इनहेरेंट इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब हम लोग ये अच्छे से जेनेटिक्स में पढ़े, है ना, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स कैसे होता है एंड ऑल। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे देखो क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्या बोला उसने, लेमार्क जी ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ऑर्गेनिज्म हैव इनर वाइटल फोर्स दैट एनेबल टू डू एदर डेवलप अ न्यू ऑर्गन और मॉडिफाई द एक्सिस्टिंग वन। उन्होंने बोला जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके पास इनर वाइटल फोर्स है, जिसके कारण वो इनर वाइटल फोर्स से वो नया ऑर्गन बना सकते हैं या फिर जो है ऑर्गन उसको वो लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। उन्होंने ये बोला, ठीक है बेटा। तो देखो क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है। हाँ, ऑर्गेनिज्म हैव इनर वाइटल फोर्स। क्या होगा? इनर वाइटल फोर्स होगा उनके पास, ठीक है बेटा। दैट एनेबल टू डू, यहाँ पे सुनो, दैट एनेबल देम टू डेवलप एन ऑर्गन। organism have inner vital force that enable them to develop an organ or modify modify the existing one। जो उनके पास है उसे वो मॉडिफाई कर ले। organism have inner vital force that help them to develop an organ or modify them ठीक है, द एक्सिस्टिंग वन को मॉडिफाई कर दो, ठीक है। यही उनका कहना था बेटा। क्या उनका कहना सही था? नहीं, बिकॉज हमने कहा बोला कि इनर वाइटल फोर्स है हमारे पास। हाँ, नहीं, कुछ हद में सही है बट ऑल्सो इट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू। ऑर्गेनिज्म के पास इनर वाइटल फोर्स ये सब नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला? अच्छा बेटा, नेक्स्ट उन्होंने बोला कि चेंज इन एनवायरमेंट फोर्सेस द एनिमल टू डू सो। मतलब अगर एक चेंज इन एनवायरमेंट हो रहा है बेटा, जैसे कि जिराफ जो था ना बेटा, जो अभी हम लोग जब भी जिराफ को देखते हैं उसके पास लॉन्ग नेक है, और वो लॉन्ग नेक के कारण वो बहुत डिफरेंट है। लेकिन हिस्ट्री ये बोलती है कि जैसे शिप था ना, जैसे शिप था वैसा ही तुम्हारा जिराफ था, उसका नेक शॉर्ट था। लेकिन एक वक्त में ऐसा हुआ कि जंगल के जो छोटे छोटे बुशेस या फिर श्रब्स थे वो सब खत्म हो गए, सिर्फ बड़े ऊंचे वाले पेड़ के पत्ते बचे थे। तो जिराफ ने क्या किया, उन्होंने अपने नेक को इवॉल्व किया और एनलार्ज किया, इसलिए उनका नेक इतना बड़ा है। इनके कहना है इसलिए उनका नेक इतना बड़ा है। और उन्होंने अब एनवायरनमेंट के चेंजेस के कारण अपने आप को इवॉल्व किया। अंडरस्टूड? तो उन्होंने ये बोला, ठीक है। सो चेंज इन एनवायरनमेंट, क्या बोला उन्होंने? चेंज इन एनवायरनमेंट क्या करता है? फोर्सेस द एनिमल टू डू सो। समझ गए? जो भी चेंज आ रहा है बेटा एनवायरनमेंट में, उसके कारण एनिमल ये कर रहा है या कर रही है, जो भी है, ठीक है। चेंज इन एनवायरनमेंट फोर्सेस द एनिमल टू डू सो। फिर तीसरा पॉइंट ये होगा
कि organ that are used more will develop more and those that are not will disappear. Theory of use and disuse. ठीक है, उन्होंने बोला कि जिस ऑर्गन को तुम ज्यादा यूज करोगे वो ज्यादा डेवलप होगा, और जो ऑर्गन को तुम बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे ना वो क्या होगा, वो डिसअपियर हो जाएगा. मीन्स उन्होंने क्या बोला, ऑर्गन दैट आर यूज्ड मोर, organs that are used, the organs that are used more, क्या होगा, उनका डेवलपमेंट ज्यादा होगा, will be developed more, will be organs that will be used, organs that will be used more will be developed more. ठीक है, उन्होंने ये बोला. ठीक है बेटा, उन्होंने ये बोला will be developed more. फिर उन्होंने क्या बोला, will be developed more and those that are not at all used, and those that are not used will disappear. अरे वाह मैम, गायब ही हो जाएंगे. ऑर्गन जो ऑर्गन को तुम ज्यादा यूज करोगे वो क्या होगा, organs that are used more will be developed more and that are not used will disappear. क्या होगा बेटा, वो गायब ही हो जाएगा. ठीक है, इनका कहना यही था. ठीक है, समझ गए तुम लोग. तो क्या हुआ, will be used more and which are not they will disappear. ठीक है, क्लियर हो गया. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टर्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम आर ऑल्सो पास्ड ऑन. मतलब लाइफ टाइम तुमने एक कैरेक्टर को एक्वायर किया, वो कैरेक्टर तुम्हारे एक बच्चे जो आने वाली पीढ़ी है उसमें ये कैरेक्टर पास ऑन हो जाएगा. ठीक है, तो इन्होंने बोला कि कैरेक्टर्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम विल बी पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. कैरेक्टर्स acquired during the lifetime acquired during the lifetime will be passed on to upcoming or next generation. ठीक है, उन्होंने ये बोला बेटा, उन्होंने ये बोला. ठीक है, द कैरेक्टर्स दैट आर acquired ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, जो भी कैरेक्टर्स तुमने लाइफ टाइम एक्वायर किया वही कैरेक्टर तुम्हारे आने वाली पीढ़ी में भी जाएगा. ठीक है, ये उन्होंने बोला. ठीक है, अच्छा, जैसे कि उन्होंने एक एग्जाम्पल किसमें दिया, जिराफ में भी दिया. ठीक है, तो अभी तक तो क्लियर हो गया कि ऑर्गेनिज्म के पास इनर, उन्होंने बोला ऑर्गेनिज्म हैज इनर वाइटल फोर्स दैट अनेबल देम, जो अनेबल करता है क्या करने के लिए, दैट अनेबल देम टू डेवलप एन ऑर्गन और मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग वन. दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि चेंज इन एनवायरमेंट फोर्सेस द एनिमल टू डू सो. फिर यूज एंड डिसयूज का थ्योरी, मीन्स organs that are used more will be developed more and organs that are not at all used will disappear. फिर चौथा पॉइंट उन्होंने बोला कि characters acquired during the lifetime will be passed on to the next generation. ठीक है, उन्होंने जिराफ में बेटा इसका एग्जाम्पल दिया, उन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल दिया. क्या हुआ जिराफ का, यहाँ पे सुनो थोड़ा सा, यहाँ पे देखो पता चलेगा. he gave he gave example of giraffe. ठीक है, मैंने तुम लोग को बता दिया है. जिराफ इनिशियली स्मॉल नेक था. ठीक है, initially fed on grass on small trees, later when had to feed on leaves of tall trees which were available. So when all the small grasses were gone, they evolved and stretched their neck to reach
the tall to reach the tall trees. ठीक है, दिस इज हाउ स्ट्रेच देयर मतलब elongated their neck. ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक है, क्लियर है, ओके, ठीक है बेटा। जिराफ का एग्जाम्पल मैंने तुम लोग को पहले ही दे दिया था, ये तो कुछ कुछ अलग सा आ गया है, मुझे लगता है तुम नहीं समझ पाओगे क्या, समझ लोगे, मुझे लगता है समझ लोगे। ही गेव गेम हो गया। इनिशियली इनका स्मॉल नेक था, when all the small grasses were gone they evolved and stretched their neck to reach the tall trees। ठीक है बेटा, समझ गए हो, चलो फिर उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। मैम ये तो आपने नहीं बोला, ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ी पता है, इन्होंने एक जो उन्होंने बात की उसे डिस्प्रूव कर दिया लेमार्क के, ठीक है, किन्होंने, अच्छा देखो, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म जर्म प्लाज्म, ठीक है। अच्छा ये क्या था जर्म प्लाज्म का, ये दिया गया था बाय वेरी इंपॉर्टेंट नेम विसमैन। किसने दिया, विसमैन। किन्होंने दिया बेटा, बाय विसमैन। डिस्प्रूव द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। और उन्होंने बेटा ये तब हुआ करता था जहां पे जेनेटिक्स उनको पढ़ाई नहीं गई थी, राइट, तो ये सब अनुमान लगा रहे हैं लोग। सो disproved the theory of inheritance of characters। अच्छा अब इनकी कहानी बताती हूँ मैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा, इनको कैसा हक मिला कि ये बोल दे ऐसा। इन्होंने क्या, इनके साथ क्या हुआ ना, इन्होंने जैसे ही सुना कि कैरेक्टर्स जो तुम लाइफ टाइम में एक्वायर करोगे वो तुम्हारे आने वाले पीढ़ी में भी जाएगा, तो ये बहुत क्यूरियस हुए, ऐसा होता है कि नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली ये हर जनरेशन को तो हर जनरेशन को तो नहीं देख सकते। तो इन्होंने एक आइडिया निकाला कि बेटा इन्होंने क्या किया पता है, इन्होंने ये किया कि उन्होंने एक चूहा लिया, चूहे की टेल को काट दी, और फिर उनको नेक्स्ट जनरेशन देखा, नेक्स्ट जनरेशन में वापस क्या आ गया, टेल आ गया, फिर वापस उन्होंने टेल काट दिया, फिर वापस क्या हुआ ना, अगला जनरेशन जिसका आया वो वापस उसमें टेल आ गया। ऐसे उन्होंने 22 जनरेशन तक माउस की टेल काटी, बट सरप्राइजिंगली हर जनरेशन में टेल आया था। तो ये उन्होंने डिस्प्रूव किया, ये तो गलत है, ये तो जैसे बाप में किया था बच्चे में तो आ नहीं रहा है, ऐसा उन्होंने बोला, पर दादे पे जो किया था वो बच्चे पे नहीं आ रहा है। तो ये उन्होंने डिस्प्रूव द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ, कुछ अलग सा आ गया बेटा, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, इज दैट क्लियर। अच्छा उन्होंने कैसे डिस्प्रूव किया, चलो मुझे लगता है अब सही है, ठीक है। अच्छा उन्होंने कैसे डिस्प्रूव किया, देखो, ही कट द टेल ऑफ माइस 22 जनरेशन तक, मैं बता देती हूँ, ही कट द टेल ऑफ माइस 22 जनरेशन तक, ठीक है। Still it appeared in every mice, every generation. Still it appeared in every generation. हर जनरेशन में ये अभी भी आ रहा था। Still it appeared, ये क्या क्या हो रहा है इसमें, हाँ, Still it appeared in every generation, ठीक है, हर जनरेशन में चूहा का टेल आ रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा था बेटा, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग उतना ज्यादा पढ़ाई तो नहीं किए थे ना इसके बारे में, तो उन्होंने बोला ये ऐसा क्यों होता है, सेल में एक तो तुम जानते हो, तुम तो ये सब पढ़ चुके हो कि एक तो होता है जर्म सेल और एक होता है सोमैटिक सेल, है ना।
ये तो तुम जानते हो मेरे हिसाब से। तो जर्म सेल में एनी चेंज इन जर्म सेल इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट सेल। अगर तुमने कोई भी चेंज जर्म सेल में ला दिया ना बेटा, अगर तुमने कोई भी चेंज जर्म सेल में ला दिया तो वो आगे वाले पीढ़ी में भी वो जाएगा ही जाएगा। लेकिन वो जैसे वो टेल को जो काटा ना उसने, वो सोमैटिक सेल था। तो सोमैटिक सेल में कोई चेंज लाने से अगले पीढ़ी पर वो चेंज आना जरूरी नहीं है। ठीक है, समझ गए? क्लियर है ये बात? बहुत बेसिक सी बात की है मैंने, लेकिन बहुत जरूरी भी था। समझ गए? तो यहाँ पे क्या हुआ, एनी चेंज इन जर्म सेल इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। एक बार लिख देती हूँ, इज इंपॉर्टेंट। एनी चेंज इन germ cell is passed on to the next generation। ठीक है, एनी चेंज इन द जर्म सेल इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। बच्चे गलत हो जाते हैं, सोमैटिक करके आते हैं, वो उसमें बेटा मार्क्स जाएगा। किसमें चेंज करने से, पेरेंटल चेंज करने से बच्चों में चेंज आता है? दैट इज योर जर्म सेल। दैट इज योर, बेटा क्या है बेटा, जल्दी बताओ। दैट इज योर जर्म सेल। ठीक है बेटा, कौन सा सेल? जर्म सेल। ठीक है, अब इसे कैसे याद रखोगे, मुझे याद नहीं आ रहा है। सोमैटिक नहीं है, सोमैटिक बिल्कुल नहीं है, सोमैटिक नहीं है, जर्म सेल है। ठीक है, बार बार बोल रही हूँ, जर्म सेल है। ठीक है, जर्म सेल में कोई भी चेंज लाओगे तो वो नेक्स्ट जनरेशन में बेटा वो पास ऑन होगा, इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। क्लियर है बेटा? ओके, अच्छा। अब आता है डार्विनिज्म। अच्छा, डार्विनिज्म थ्योरी वाज गिवन बाय, ऑब्वियसली डार्विन ने दिया था। ठीक है, अच्छा। अब बहुत अच्छा मजा आएगा। शायद तुम लोगों को नहीं आया तो फिर बोलोगे नहीं मजा आया, है ना। डार्विनिज्म और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से तुम समझ गए होगे, नेचर सेलेक्ट कर रहा है तब जो जिसे जो भी ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के चेंजेस में अडाप्ट कर लेता है और सरवाइव कर लेता है, वो है नेचुरल सिलेक्शन। दैट मींस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर। ये तो तुम लोग को बार बार मैंने बता दिया। अब डार्विन जी ने क्या किया, डार्विन जी ना एक यात्रा में जाते हैं। ठीक है, अब मैं एक लाइन खींच रही हूँ, अभी तुम लोग को नहीं समझ आया कि मैं ये लाइन क्यों खींच रही हूँ, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि मैंने लाइन खींचू। ठीक है, अब यहाँ पे सुनो लाइन की इस पार। डार्विन जी जाते हैं, कहानी जैसे सुनो। डार्विन जी जाते हैं एक जल यात्रा में, जल यात्रा सी वॉयेज। ठीक है, आई डोंट नो द हिंदी, बट एक सी वॉयेज में जाते हैं। वो कब जाते हैं, याद रख पाओ तो याद रखो ना, 1831 और 1836 के बीच में कभी गए थे। ठीक है, ठीक है, ये सी वॉयेज में जाते हैं बेटा। सी वॉयेज में जाते हैं किस शिप में? दिस इज अ एमसीक्यू क्वेश्चन। एचएमएस बीगल में। किस में बेटा? एचएमएस, एचएमएस बीगल। HMS Beagle is important because HMS mean Her Majesty Ship, Her Majesty Ship। ठीक है, Her Majesty Ship Beagle में ये गए थे सी वॉयेज में 1831 और 1836 के बीच में। ये कहाँ गए थे, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ गए थे बेटा? ये गए थे गलापागोस आइलैंड। मैम कब से सुन रही गलापागोस आइलैंड, अभी पता चला। डार्विन जी कहाँ गए थे बेटा? गलापागोस आइलैंड में गए थे। कहाँ पे? इन पैसिफिक ओशन, इन पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन में है ये। ठीक है, अब बेटा इतना क्लियर है। डार्विन जी जाते हैं एक सी वॉयेज में, और कौन से शिप में? हर मैजेस्टी शिप, दैट इज हर मैजेस्टी शिप बीगल। और 1850 1836 1831 1836 के बीच में। और ये कहाँ जाते हैं? गैलापागोस आइलैंड, जो कि है कहीं पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक ओशन में ये कहीं है। ठीक है, अब बेटा
इसी टाइम पर, ऑलमोस्ट द सेम टाइम, वन पर्सन कॉल्ड एज एल्फ्रेड एल्फ्रेड रसल वेलिस, एल्फ्रेड रसल वेलिस, ये भी जाते हैं सी वोएज। अरे वाह मैम, मजा आ गया। ये, हाँ बेटा, ये भी जाते हैं सी वोएज में। ठीक है, अब ये सी वोएज में जाते हैं, कहाँ जाते हैं ये भी सुन लो, है ना, ये भी सुन लो। क्यों भाई अलग कलर दे दिया मैंने इस बंदे के लिए। ये भी जाते हैं सी वोएज में। ये कहाँ जाते हैं? गैलापागोस आइलैंड में। क्या मैम? नहीं, ये गैलापागोस नहीं जाते, ये जाते हैं मलाई आर्की मलाई आर्कीपेलागो। ये जाते हैं बेटा मलाई आर्कीपेलागो आइलैंड में। ये कहाँ जाते हैं? मलाई आर्कीपेलागो आइलैंड में। यहाँ जाते हैं, और ये कहाँ पे, ये भी याद रख लो, बिटवीन इंडियन एंड पैसिफिक ओशन। इंडियन एंड मतलब आसपास ही थे, ठीक है। इंडियन एंड पैसिफिक ओशन। पता नहीं ये कंप्यूटर ले पाएगा कि नहीं इसको। ठीक है, अरे वाह, सही आ गया। सी वोएज में गए थे, मलाई आर्कीपेलागो में, आइलैंड में, बिटवीन इंडियन एंड पैसिफिक ओशन में। ठीक है, अब बेटा इन दोनों को मैंने कॉमन क्यों लिया? क्योंकि इनका ऑब्जर्वेशंस कहीं लगभग सेम था। ठीक है, both had similar observation and common idea regarding evolution. Both had similar observation and common idea of evolution. Both had similar observation and common idea of evolution. ठीक है, इनका जो था ना, सिमिलर आइडिया था ऑब्वियसली, और ठीक है, both had similar observation and common idea of evolution. मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ यहाँ पे सुनो, थोड़ा सा मेरे को टाइम दो। ये ना थोड़ा सा तब बड़ा आ गया है। ठीक है, अब देखो, बोथ हैड सिमिलर ऑब्जर्वेशन एंड कॉमन आइडिया ऑफ एवोल्यूशन। कॉमन आइडिया था इन दोनों का। लेटर डार्विन पब्लिश्ड ऑन हिज बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। दोनों का सिमिलर। ये क्या हुआ ना, जो अल्फ्रेड रसेल वालिस थे, उन्होंने इनको एक बार लेटर लिखा कि सर मैं मलाई आर्कीपेलागो में गया था और मेरे ये ऑब्जर्वेशन है। जैसे ही उन्होंने ये पढ़ा, कौन? डार्विन जी ने। उन्होंने ये डार्विन जी ने जैसे ये पढ़ा, अरे यही तो ऑब्जर्वेशन मेरे भी है जब मैंने गैलापागोस आइलैंड में गए थे। तो उन्होंने बेटा कंफर्म करके, पहले उनको डाउट हो रहा था कि बस ये मैं ही ऐसा सोच रहा हूँ कि कोई और भी सोच रहा है, तो उन्होंने कंफर्म किया। जब जब इन्होंने भी लेटर लिख के दे दिया, तो उन्होंने अपने बुक में ये छाप दिया। कौन से बुक? पब्लिश्ड। कौन? डार्विन पब्लिश्ड इट इन हिज बुक। कौन सा बुक बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। डार्विन पब्लिश्ड इन हिज बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, याद रख पाओगे? ये कॉमन है, इसलिए मैंने तुम लोगों को इतना अच्छे से बता दिया बेटा, नहीं तो भी बताती मैं। ठीक है, तो डार्विन जाते हैं एक सी वॉयज के लिए। सी वॉयज में जाते हैं इन एसएमएच बीगल में। किस में जाते हैं बेटा? इन एसएमएच बीगल में। और सी एसएमएच बीगल में जाते हैं गैलापागोस आइलैंड, जो कि पैसिफिक ओशन में है,
अल्फ्रेड रसेल वेलिस भी जाते हैं सी वॉयज में, जो कि है कहाँ जाते हो, मेलाय आर्किपेलागो, जो कि इंडियन और पैसिफिक ओशन के कई बीच में है। और इन दोनों के क्या थे, एक सिमिलर ऑब्जर्वेशन पाया, और कॉमन आइडिया ऑफ सिमिलर ऑब्जर्वेशन एंड कॉमन आइडिया ऑफ एवोल्यूशन। इन दोनों का सिमिलर ऑब्जर्वेशन था और कॉमन आइडिया था किसका बेटा, एवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, ये था एक खास बात। ठीक है, और इसलिए डार्विन जी ने इसको पब्लिश कर दिया इन द बुक ओरिजिन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बुक में इन्होंने इसको पब्लिश कर दिया। ठीक है बेटा, समझ गए हो, क्लियर है? ओके, सिमिलर आइडिया था, कॉमन आइडिया ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इतना इंपॉर्टेंट था। अब डार्विन जी ना बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे बाय द पॉपुलेशन थ्योरी ऑफ थॉमस माल्थस। याद रखो इन साइंटिस्ट का नाम बेटा। अपना थ्योरी लिखने से पहले जो डार्विन जी थे, डार्विन was Darwin was Darwin was influenced by the Darwin was influenced by the population theory of थॉमस माल्थस। बाय द जो थॉमस माल्थस जी ने एक पॉपुलेशन थ्योरी जो दिया था, डार्विन was influenced by the population theory of थॉमस माल्थस। ओके, और उन्होंने इसे पब्लिश भी किया अपने बुक में। थॉमस माल्थस के अकॉर्डिंग क्या क्या था, उन्होंने क्या क्या लिखा, ये भी देख लो, है ना, ये भी देखना जरूरी है। ठीक है, उन्होंने पहले बोला अकॉर्डिंग टू दिस नो टू इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनिज्म इन अ पॉपुलेशन आर सेम। क्या बोला डार्विन जी ने, डार्विन जी बहुत बहुत प्रेरित हुए बाय द बुक ऑफ बाय द थ्योरी बाय द बाय थॉमस माल्थस, उनके पॉपुलेशन थ्योरी से। कौन से थ्योरी था बेटा, कौन सा थ्योरी था वो, पॉपुलेशन थ्योरी। कौन सा थ्योरी था, पॉपुलेशन थ्योरी। पॉपुलेशन थ्योरी से वो बहुत प्रेरित हो जाते हैं। किन्होंने लिखा था बेटा, इसको भी याद रखो, इसको लिखा था थॉमस माल्थस जी ने। ठीक है, अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस नो टू इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन आर सेम। मैंने ये दो इंडिविजुअल को बनाया, ठीक है, ये दोनों सेम दिख रहे हैं, लेकिन इवन दो ये क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, जस्ट डायग्राम पे मजा मिटा ही दिया मैंने। ठीक है, ये तो तुम लोग मुझे जज करते है ना। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला ये देख लो। इन्होंने बोला कि नो टू इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन आर सेम। ठीक है, even though they appear to be दिखते हैं जरूर, but appear to be morphologically similar। morphologically मतलब एक्सटर्नल वाइज सिमिलर है, लेकिन अंदर ही हिस्से में इंटरनली दे आर डिफरेंट। दे हैव वेरिएशन। ठीक है, जैसे दो कोयल एक जैसे लगेंगे, लेकिन वो दोनों कोयल बहुत अलग है, बहुत ही ज्यादा बेटा अलग है। ठीक है, तो क्या है, नो टू इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन आर सेम इवन दो दे अपीयर टू बी मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, दे हैव वेरिएशन। क्या है बेटा, इनके पास वेरिएशन है। फिर जो दूसरा पॉइंट था, थॉमस माल्थस जी ने जो दूसरा पॉइंट दिया था, अच्छा जल्दी कमेंट में बताओ कि थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म किसने दिया था, जल्दी टाइम स्टैम्प के साथ दो।
ठीक है, चलो मैं जो जवाब देगा उसको मैं हार्ट दूंगी। ओके, अब पॉपुलेशन हैव अ टेंडेंसी टू ग्रो एक्सपोनेंशियली बट पॉपुलेशन साइज इज मोर और लेस स्टेबल। तो पॉपुलेशन का एक टेंडेंसी है कि वो बहुत अच्छे से राइज करे, एक्सपोनेंशियली राइज करे, बट पॉपुलेशन साइज इज मोर और लेस स्टेबल है बेटा। मोर और लेस क्या है? स्टेबल है। ठीक है, वेरी गुड, जिन्होंने भी विस्मैन लिखा है, वेरी गुड। ओके, सो पॉपुलेशन, बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन पूछूंगी। पॉपुलेशन के पास क्या है बेटा? हैव अ टेंडेंसी, पॉपुलेशन हैज अ टेंडेंसी टू ग्रो, हैज अ टेंडेंसी, अरे मैंने कुछ भी लिख दिया है, हैज अ टेंडेंसी टू, अरे टेंडेंसी टू ग्रो exponentially, has a tendency to grow exponentially, but population size is more or less stable। but population size, जो population size है, is more or less, more or less क्या है बेटा? population size stable है। population has a tendency to grow exponentially but population size is more or less stable ही है। क्या है बेटा? ये लोग स्टेबल ही है। more or less क्या है? ये स्टेबल है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, क्यों? क्योंकि जो रिसोर्सेस है ना बेटा, वो लिमिटेड है। तुम देखोगे जो बारिश का सीजन हो जाता है, मक्खी बहुत ज्यादा होती है, तुम लोग अरे कितना ज्यादा मक्खी हो गया है, लेकिन जब भी थोड़ा मौसम बदल जाता है ना, वो क्वांटिटी कम हो जाती है। तो बैलेंस कर देता है नेचर। सो पॉपुलेशन के पास एक टेंडेंसी है कि एक्सपोनेंशियली ग्रो करे, बट इट इज मोर और लेस स्टेबल, क्योंकि उतना ही रिसोर्स अब भी है, तब भी है। अंडरस्टूड? तब भी था। अंडरस्टूड? तो ये इन्होंने लिखा, उन्होंने नो टू इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन आर सेम, और इनमें वेरिएशन होते हैं। पॉपुलेशन हैव अ टेंडेंसी टू ग्रो एक्सपोनेंशियली, लेकिन मोर और लेस ये क्या है बेटा? स्टेबल है। मोर और लेस क्या है बेटा? स्टेबल है। अब पॉइंट्स ऑफ डार्विनिज्म क्या क्या है? पॉइंट्स ऑफ डार्विनिज्म, जो बच्चे बहुत जानना चाह रहे हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एट डिफरेंट रेट एंड डिफरेंट एज, बट स्टिल पॉपुलेशन साइज इज स्टेबल। मतलब मैम क्या बोला आपने? मैंने बोला कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मतलब तुम, मैं और बहुत सारे लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, करना है तो नहीं करो, ठीक है? करना है तो नहीं करो। रिप्रोड्यूस एट डिफरेंट रेट में रिप्रोड्यूस करते हैं और डिफरेंट एज में रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो पॉपुलेशन साइज है वो स्टेबल है। इट इज नॉट फ्लक्चुएटिंग। समझ गए? क्योंकि मैंने बोला रिसोर्स क्या है? लिमिटेड है बेटा। लिमिटेड है तो मोर और लेस स्टेबल है। ठीक है, तो क्या है? डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मेरे साथ बोलो, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एट डिफरेंट रेट डिफरेंट एज, डिफरेंट एज, बट स्टिल, लेकिन, फिर भी, बट स्टिल पॉपुलेशन साइज जो है, पॉपुलेशन साइज क्या है बेटा? इज स्टेबल। रिसोर्स क्या है? लिमिटेड। सेकेंड पॉइंट ही वो है, क्या है? रिसोर्सेस आर, यही टाप के लिख दूं क्या मैं? रिसोर्सेस आर लिमिटेड, यही पॉइंट आ गया। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट ये है, कंपटीशन अकर्स, ऑब्वियसली स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस है ना, स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस, कंपटीशन होता ही रहता है बेटा, तुम कंपटीशन को ना कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, सो competition occurs, that means survival for existence, सर्वाइवल फॉर एक्सिस्टेंस। अब कंपटीशन भी दो प्रकार के होते हैं,
इंटर स्पेसिफिक स्पेसीज लिख दिया, इंटर स्पेसीज लिख दिया, इंटर स्पेसिफिक। और एक होता है बेटा, अरे एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर मतलब बिटवीन स्पीसीज, इंट्रा मतलब विद इन स्पीसीज। मतलब क्या है, और कंपटीशन बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज दैट इज इंटर स्पेसिफिक, एंड कंपटीशन विद इन द सेम स्पीसीज इज इंट्रा स्पेसिफिक। ठीक है, डिफरेंट स्पीसीज में हो रहा है कंपटीशन, डिफरेंट स्पीसीज में हो रहा है कंपटीशन। और इंटर स्पेसिफिक इज, अपन इंट्रा स्पेसिफिक इज विद इन द सेम स्पीसीज कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, अच्छा बेटा, अब हम लोग, एक मिनट, मेरा ऐप थोड़ा सा कुछ हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।